कार्बोपिनम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोपिनम एंटीबायोटिक्स के अंत में पेनम होता है, इसलिए इन सभी के नाम के आगे पेनम लगा होता है, जिससे इन्हें पहचानना आसान हो जाता है। कार्बोपिनम के कुछ उदाहरण हैं इमीपेनम, म्यूरोपिनम और इपेनम। तो फिर से म्यूरोपिनम और नए कार्बोपिनम को एटीपेनम के नाम से जाना जाता है। ये सभी पेनिसिलिन की तरह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल केवल माता पिता ही करते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल केवल इव के रूप में करते हैं। इनका वितरण बहुत आसानी से होता है और ये रक्त और मस्तिष्क की बाधा को भेद सकते हैं। इसलिए क्योंकि इनका इस्तेमाल केवल माता पिता ही करते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती मरीजों पर करेंगे। तो कार्बोपिनम के लिए कुछ बैक्टीरिया कौन से हैं? कार्बोपिनम की गतिविधि का स्पेक्ट्रम बहुत व्यापक है, इसलिए आप इनका इस्तेमाल केवल गंभीर या गंभीर संक्रमणों में ही करेंगे। इनकी क्रियाशीलता का दायरा बहुत व्यापक होता है, क्योंकि ये बीटा लैक्टोएस और ESBL या विस्तारित स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोएस बैक्टीरिया के विभाजन के प्रति बहुत स्थिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से बैक्टीरिया जो वास्तव में कुछ अन्य पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर चुके हैं, उनमें कार्बोपेन के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। हालांकि हाल के समय में इसमें बदलाव आ रहा है। अधिकांशतः आप ग्राम नेगेटिव के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए कार्बोपेन का उपयोग करने जा रहे हैं। इसलिए ग्राम नेगेटिव एओ बेस, विशेष रूप से इनमें इंट्रोबैक्टीरिया, क्लेबसिला और सुडामोनस शामिल है। इसलिए जब आप कार्बोपिनम का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एक बड़े हिस्से को कवर कर रहे होते हैं। विशेष रूप से आप सुडामोनस को कवर कर रहे होते हैं। यह नाइजिया को भी कवर कर सकता है। कार्बोपिनम ग्रेन पॉजिटिव कोकी के प्रति भी सक्रिय होता है। सामान्य तौर पर वे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के प्रति सक्रिय हो सकते हैं। और आप स्ट्रेप निमोनिया के लिए कार्बोपेन का उपयोग तब करेंगे जब स्ट्रेप निमोनिया का एक स्ट्रेन हो जो अन्य प्रकार के पेनिसिलिन या अन्य प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो। इसलिए आमतौर पर बीटा लैक्टोमाइड स्ट्रेप निमोनिया पैदा करता है। कैरोपिनम कुछ एनो रोग के लिए भी उपयोगी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी गतिविधि का एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम है, इसलिए वास्तव में ये याद रखना आसान हो सकता है कि वे किसके खिलाफ प्रभावी नहीं है। तो कैरोपिनम एंट्रोकस फिसियम बुरोल्डिया सेपाटिया और MRSA के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इसलिए फिर से बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्बोपिनम ग्राम नेगेटिव कवरेज के लिए अच्छा है, सुडामोनस को कवर करने के लिए अच्छा है, इंटररोकस फीसियम बुरोल्डरिया सेपाटिया और विशेष रूप से MRSA को कवर करने के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यदि MRSA का संदेह है तो कार्बोपेटम का उपयोग न करें। तो फिर से जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, उनकी गतिविधि का इतना व्यापक स्पेक्ट्रम है कि उनका उपयोग केवल गंभीर संक्रमणों में किया जाएगा। सामान्यतः प्रतिरोधी जीवों के संक्रमण, जैसा कि हमने पहले बताया, बीटा लैक्टोमाइड स्ट्रेप निमोनिया उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग कई जीवों के संक्रमण में भी होने की संभावना अधिक होती है। फेबल न्यूट्रोपिनिया वाले व्यक्तियों के लिए या आमतौर पर कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले कैंसर रोगियों के लिए जिनके न्यूट्रोपिनिया बहुत कम हो गए हैं और जो बुखार के साथ आते हैं, हम आमतौर पर उन्हें कार्बोपिनम देते हैं। इसके अलावा अस्पताल में होने वाले कुछ निमोनिया में भी कार्बोपिनम दिया जा सकता है। और मैं इस अवसर पर नए कार्बोपिनम के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे एरोपेनम कहा जाता है। और एरोपेनम एक नया कार्बोपिनम है जिसकी गतिविधि का स्पेक्ट्रम संकीर्ण है। इसलिए कभी कभी हम वास्तव में बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम वाले कार्बोपिनम से वास्तव में बहुत या अधिक संकीर्ण स्पेक्ट्रम वाले कार्बोपिनम जैसे एरोपेनम पर स्विच कर सकते हैं। एरोपेनम की गतिविधि का स्पेक्ट्रम अच्छा है, लेकिन सुडामोनस एसिम्प्टोबैक्टर और कुछ ग्रेन पॉजिटिव जैसे एंड्रोकी और स्ट्रेप निमोनिया के खिलाफ इसकी गतिविधि कम है। तो मैं आपको एटिपेनम के बारे में खास तौर पर यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह अच्छा नहीं है और सुडामोनस के खिलाफ इसकी बहुत कम क्रियाशीलता है।
तो अगर आप वास्तव में सुडामोनास को कवर करना चाहते हैं तो एर्डिपेनम का उपयोग न करें, किसी अन्य कार्बोपिनम का उपयोग करें। लेकिन अगर आप उपचार के दायरे को सीमित करना चाहते हैं और आप सुडामोनास के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो आप एर्डिपेनम पर स्विच कर सकते हैं। तो कार्बोपिनम कैसे काम करता है? उनके काम करने का तरीका क्या है? कार्बोपिनम अन्य पेनिसिलिन और अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की तरह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है और वे ऐसा पेपिडोग्लाइसिन संश्लेषण में अंतिम ट्रांसएपिडेशन चरण को रोककर करते हैं। वे ऐसा कई पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या पीपीपी से जुड़कर करते हैं जो वास्तव में पेपोग्लाइकन के निर्माण में शामिल एंजाइम है। तो क्या होता है कि इमीपेनम जैसा कार्बोपिनम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है जो वास्तव में पेपिडोग्लाइसिन के निर्माण में शामिल एंजाइम है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाएगा और उस प्रोटीन को रोक देगा जो बैक्टीरिया को पेपिडोग्लाइसिन सेल वॉल बनाने से रोकता है। इसमें एक दोषपूर्ण सेल वॉल होगी जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगी। बैक्टीरियस इसी तरह से कार्बोपेन काम करता है और यह अन्य पेनिसिलिन के समान ही है। जब हम यहाँ हैं तो मैं कार्बोपेन के प्रति एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह एक बढ़ती हुई समस्या है क्योंकि अधिक से अधिक बैक्टीरिया कार्बोपेनिस एंजाइम या बीटा लैक्टोएस विकसित कर रहे हैं जो कार्बोपिनम को हाइड्रेट करने में सक्षम है। इनमें कुछ मेटालोबो बीटा लैक्टोएस शामिल हो सकते हैं, जैसे न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टोएस जो कार्बोपिनम को खराब कर सकता है और उसकी गतिविधि को कम कर सकता है या उसे बेकार भी बना सकता है। तो मैं बस इस पर जल्दी से चर्चा करना चाहता हूँ। तो कार्बोपिनम के कुछ प्रतिकूल प्रभाव क्या है? 4 घंटा 5 घंटा बेड में सोते हैं। इनमें सबसे आम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे दस्त, मतली और उल्टी।